गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है जीएस पढ़ना में। हमने पिछले लास्ट 9 लेक्चर में जो क्लासेस ली और पिछला जो लास्ट लेक्चर हमारा रहा, लास्ट 9 लेक्चर हमारा रजिया सुल्तान पर फोकस था। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है, आगे कनेक्ट होने के लिए पुरानी वाली सारी वीडियोस वो देख लें। आज हम कहानी शुरू करेंगे रजिया सुल्तान से आगे। आप सभी जानते हैं कि लास्ट क्लास में सब बताया गया था कि रजिया सुल्तान की कैथल में हत्या कर दी जाती है। रजिया सुल्तान की कैथल में हत्या कर दी जाती है। तुर्क अमीर जो रजिया की सत्ता को नहीं पचा पा रहे थे, उन्होंने रजिया के स्थान पर बहराम शाह को गद्दी पर बिठाया और रजिया ने वापस सत्ता को पाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी जो अल्तोनिया था उसके साथ दोनों की कैथल में मर्डर करवा दिया जाता है और बहराम शाह सत्ता पर बिठाया जाता है। बहराम शाह, तुर्क अमीरों ने अपना नया मोहरा जिसको बनाया उसका नाम था बहराम शाह। 1240 की यह घटना है और 1242 तक ये व्यक्ति सुल्तान रहा, बहराम शाह। रजिया सुल्तान कैथल में हत्या हो जाती है, सत्ता पर बैठता है बहराम शाह। तुर्क अमीर जो इसको सत्ता पर बिठाते हैं, तुर्क अमीरों की सहायता से ये क्या बैठा है सत्ता पर। रजिया ने तुर्क अमीरों की ताकत को बैलेंस करने के लिए गैर तुर्की लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी ताकि इनकी शक्ति को संतुलित किया जा सके। लेकिन अब पुनः तुर्क अमीर सत्ता में वापस थे, उन्हीं की सहमति से बहराम शाह सत्ता पर बैठा। लेकिन तुर्क अमीर इस बात को अब नहीं चाहते थे कि जो रजिया के टाइम पीरियड में हुआ वो अब दोबारा रिपीट हो। अर्थात कहीं ना कहीं उनका कहना यह था कि भाई अब ऐसा है कि सुल्तान पर नियंत्रण स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाए। तो हुआ क्या, तुर्क अमीरों ने नाइब ए मुमलकत नामक पद बनाया। तुर्क अमीरों ने सुल्तान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक पद की स्थापना की। इस पद का नाम था नाइब ए मुमलकत। और ये नाइब मुमलकत पद के बारे में कहा जाता है कि सुल्तान जो कि बहराम शाह था, इस नाइब के बिना अपने किसी भी काम को नहीं कर सकता था। इसकी सहमति लेना बहुत जरूरी थी। ठीक है, तो नाइब मुमलकत पद बन जाने से दो बातें हुई। बात नंबर 1, बात नंबर 2। पहली बात, सत्ता के अब 3 केंद्र हो गए थे, यानी कि जो रूलिंग गवर्नेंस था उसके अब कितने हो गए थे, सत्ता के अब 3 केंद्र स्थापित हो गए थे। ओके, पहला केंद्र स्वयं सुल्तान, ठीक है। दूसरा केंद्र था सुल्तान का वजीर मुइजुद्दीन, सुल्तान का वजीर। और तीसरा केंद्र था नाइब ए मुमलकत, यानी कि सत्ता अब 3 केंद्रों के हिस्से में आ गई थी, सुल्तान, वजीर और नाइब। ये तीनों लोग ही क्या करते थे, रूल करते थे। वजीर जो उस समय जिसका नाम है मुइजुद्दीन, है ना। नाइब, अब पूछेंगे नाइब का नाम क्या था। नाइब था इस समय, नाइब जो बना एतगीन को नाइब बनाया गया। एतगीन जो तुर्कान चिहलगानी, आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया था जब इल्तुतमिश के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक गुट बनाया था जिसका नाम था तुर्कान ए चिहलगानी या गुटे 40, है ना। इसी गुटे 40 में अगर मैं कुछ नाम आपको बताऊं तो बलबन था, बलबन का छोटा भाई किशलू खां और मलिक एतगीन, ये सब इसी गुट के मेंबर थे। तो इसी में था
एथगीन, मलिक एथगीन। ठीक है, तो जो एथगीन है नया नाइब बना, इसने बहराम शाह पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कहते हैं कि राज परिवार की एक महिला जो तलाकशुदा थी उससे शादी भी की एथगीन ने, ताकि अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। लेकिन फाइनली हुआ ये कि एथगीन का दम इतना बढ़ गया इस पद पर कि उसने हाथी और नौबत रखना शुरू कर दिया। हाथी नौबत समझते हैं, ये सुल्तान गेट के सामने हाथी और नौबत रखना, ये सब रखने शुरू कर दिए। फाइनली बहराम शाह को लगना शुरू हो कहीं ऐसा ना हो कि ये व्यक्ति मेरी सत्ता को चुनौती दे दे, अतः उसने एथगीन की हत्या करवा दी। एथगीन क्या कह जाती है, बाद में इसकी हत्या करवा दी गई। बाद में इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या। मलिक एथगीन की बाद में हत्या करवा दी जाती है, क्योंकि ये क्या हो गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कौन था एथगीन, पहला नाइब था, तुर्कान चियारगानी का सदस्य था। ठीक है, जैसे इसकी हत्या हुई, सीधी सी बात है कि अगर आप तुर्क सरदारों में से किसी का मर्डर करेंगे तो बाकी के तुर्क सरदारों में चेतावनी का मैसेज जाएगा कि यू शुड बी वार्न, है ना, आपको सतर्क रहना चाहिए। फाइनली हुआ ये कि बहराम शाह ने अपने ही फेवर वाले लोगों को अपॉइंट करना शुरू किया। इसी में से एक था बदरुद्दीन शंकर रूमी, जिसे अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया। हत्या हो जाती है बदरुद्दीन शंकर रूमी, बदरुद्दीन शंकर रूमी। ठीक है, क्या बनाया गया, आमिर ए हाजिब, आमिर ए हाजिब। अब बात ये निकलती है कि ये पद क्या है, तो यहां थोड़ा सुन लीजिए। अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो इस बात की जांच करता है कि सुल्तान से जो लोग मिल रहे हैं उनका व्यवहार क्या है। एक तरीके से दरबार में शिष्टाचार, क्या काम था इसका, दरबार में शिष्टाचार मेंटेन करना, इसका काम हुआ करता था। किसका, अमीर ए हाजी का काम था दरबार में शिष्टाचार मेंटेन करना। ऐसा काम होता था कि जो भी व्यक्ति लोग सुल्तान से मिल रहे हैं उनके बारे में जांच पड़ताल करता था। कौन, अमीर ए हाजी। तो बदरुद्दीन शंकर रूमी अमीर ए हाजी बना, लेकिन परिस्थिति फिर गड़बड़ हुई। अयोग्य व्यक्ति जिसका खुद पर विश्वास नहीं होता, वो फिर कहते हैं कि भाई शक से, षड्यंत्रों से, है ना, आशंकाओं से घिरा हुआ रहता है। यही हुआ, बहराम शाह ने बदरुद्दीन शंकर रूमी को अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन बहुत जल्दी बदरुद्दीन शंकर रूमी से भी वो क्या रहने लगा, इन्फ्लुएंस उसका खत्म हो गया। और बाद में कहते हैं कि बहुत झोलमेल हुआ, ट्रांसफर हुए उधर से, लेकिन फाइनली इसकी भी हत्या कर दी गई। लेकिन बाद में क्या कर दी जाती है, बाद में इसकी भी क्या हो जाती है, बाद में इसकी भी हत्या। किसकी, बदरुद्दीन शंकर रूमी की। ये किस पद पर था, अमीर ए हाजी पद पर था। देखिए अभी हम जो बात डिस्कस कर रहे हैं, तो सुल्तान तो ठीक है, बैराम शाह है, बैराम शाह के बाद हम नाइब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और कहने की डोमिनेटिंग व्यक्ति है मुइजुद्दीन, जो उस समय सल्तनत में वजीर है। ठीक है, वजीर के पद पर था। कहानी में कुछ हुआ यूं कि 1241 में मंगोल आक्रमण हुआ। क्या होता है, मंगोल आक्रमण, मंगोलियन इन्वेजन होता है। और आपको ये पता है कि मंगोलियन के आक्रमण की शुरुआत बड़े लंबे समय से हो गई थी। मंगोल आक्रमण बड़े लंबे समय से हो भी रहे थे। तो पहला मंगोल आक्रमण आपसे अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कि चंगेज खान ने किया था, चंगेज खान। उसके बाद एक श्रृंखला चल पड़ी। इस बार जो किया था वो किया था तायर के लीडरशिप में। ठीक है, उसके बाद हलाकू आएगा। ये हलाकू चंगेज खान का पोता है। कौन, चंगेज खान के पोते का नाम है हलाकू। बाद में चंगेज खान का ये पोता है हलाकू, इसकी लीडरशिप में भी आक्रमण होगा। ठीक है, लेकिन बहराम शाह कैसे, चंगेज खान आया था इल्तुतमिश के काल में, बहराम शाह के काल में तायर का आक्रमण हुआ।
मंगोल आक्रमण तायर के नेतृत्व में। ठीक है, थोड़ा डायग्राम से समझिए। मंगोलियन इन्वेजन होता है मुल्तान के लिए। मैं ये नाम जो आपको बता रहा हूं, इसको नाम को आपको ध्यान रखना है। और ये इसका जिक्र रजिया के काल में हुआ था। मुल्तान, यहाँ का गवर्नर था कबीर खां अयाज। कबीर खां अयाज कहते हैं कि सेना कहां पहुंची है? मुल्तान पहुंची। मुल्तान का जो गवर्नर हुआ करता था उस समय कबीर खां अयाज, इसने तायर के इस आक्रमण को फेल कर दिया। अयाज के द्वारा क्या कर दिया गया है? फेल कर दिया गया। ठीक है, मुल्तान तो कैप्चर नहीं हो पाया मंगोलियन इन्वेडर तायर के द्वारा। फाइनली तायर आगे निकला लाहौर के लिए। जब तायर लाहौर की तरफ बढ़ रहा था, तभी बैराम शाह ने अपने वजीर मुइजुद्दीन से कहा कि भाई देखो ऐसा है, आप जाइए और मंगोल आक्रमण को रोकिए जो लाहौर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहीं पर मुइजुद्दीन ने एक चाल चली। लाहौर चलते हुए जब जा रहा था तो मुइजुद्दीन ने चाल चली कि उसने कहा कि देखो ऐसा है कि आप पे दो तरफा खतरा है। पहला खतरा तो ये कि मंगोल आक्रमण कर रहे हैं, दूसरा खतरा ये है कि जो तुर्क अमीर हैं वो भी आपके अगेंस्ट में है, क्योंकि ताबड़तोड़ होने वाली हत्याओं ने आपके और उनके बीच में तनाव पैदा कर दिया है और वो भी आपके अगेंस्ट कोई ना कोई कदम उठा सकते हैं। बैराम शाह ने, मुइजुद्दीन ने जब बात समझा तो बैराम शाह को इन बातों पर विश्वास हो गया। कोर समझिए, बात की केंद्र क्या था। मुइजुद्दीन बैराम शाह को तुर्क अमीरों के खिलाफ पूर्णतः भड़काना चाहता था। फाइनल जब ये सब बातें हुई तो बैराम शाह ने एक पत्र, हालांकि पत्र मुइजुद्दीन ने लिखा था, बैराम शाह ने साइन किया था उस पर कि मेरे खिलाफ जो भी तुर्क अमीर हैं उनकी हत्या कर दी जाए। मुइजुद्दीन लाहौर के लिए चला और रास्ते में उसने सभी तुर्क अमीरों को वो चिट्ठी दिखा दी जिसमें बैराम शाह के द्वारा उनकी हत्या करने का आदेश था। कुल मिलाकर क्या हुआ? लाहौर, है ना, देखना है। वजीर मुइजुद्दीन क्या करता है? षड्यंत्र करता है ना। चिट्ठी वाली बात में लिखने की आवश्यकता नहीं, ध्यान रखना। मुइजुद्दीन षड्यंत्र क्या किया था कि उसने बैराम शाह से चिट्ठी प्राप्त कर ली थी, जिस चिट्ठी में ये बात लिखी हुई थी कि जितने भी तुर्क अमीर मेरे स्वयं भक्त नहीं हैं उनकी हत्या कर दी जाए। रास्ते में उसने वो चिट्ठी उन तुर्क अमीरों को दिखाई और उन तुर्क अमीरों में सीधी सी बात है, उन्होंने अपनी हत्या का फरमान देखा तो उनको लगा कि अब बैराम शाह को हटाने का सही समय आ गया है। वजीर षड्यंत्र करता है और बैराम शाह को अपदस्थ कर दिया जाता है। क्या कर जाता है? अपदस्थ कर दिया गया। ठीक है, किसको? बैराम शाह को अपदस्थ कर दिया गया। ठीक है, कहते हैं कि बलबन का छोटा भाई किशलू खां सबसे पहले दिल्ली में प्रवेश करता है। कोशिश उसने भी की थी कि ठीक है चलो तुक्का लग ही जाए, मैं ही सुल्तान बन जाऊं, लेकिन बाकी लोगों में सहमति नहीं बन पाई। फाइनली अहमद शाह को क्या बनाया जाता है? सुल्तान बनाया जाता है। सॉरी, मसूद शाह को। और अलाउद्दीन मसूद शाह को क्या बनाया गया? सुल्तान। ठीक है, अगली हमारी क्लास अलाउद्दीन मसूद शाह के ऊपर डिस्कस रहेगी। एक बात और समझिए कि कुछ बच्चे मेरे पास फोन भी आए कि सर लाइव क्लास शुरू कीजिए। YouTube की नई पॉलिसी के अनुसार जब तक 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों के नहीं होते हैं, है ना, तब तक आप लोग क्या नहीं कर सकते? लाइव नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है।
या तो इंतजार करें या फिर सपोर्ट करें कि शीघ्र की शीघ्र सब्सक्राइबर कितने हो जाए 1000। अच्छा 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही होते हैं, ये ध्यान रखना आप, मैं क्लास 6 to 12 कंप्लीट हिस्ट्री के एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगा, है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन आप थोड़ा कोशिश करो कि जल्दी से शीघ्र करके सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाई जाए चैनल की, ताकि भी आपको और बहुत सारी प्रॉफिटेबल वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। ओके।